हेलो एंड वेलकम, सत श्री अकाल। इमीग्रेशन साजिद मनदीप तुसी देख रहे हो। मैं आस करती हूँ तुम सारे चढ़ती कला च होंगे। हर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। जी हेलो, ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। जुड़ सकते हो ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 10 ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं ये जानना चाहूंगी प्रदीप जी, वीजा मिल रहा है, जे मिल रहा है तो किहड़ियां पैरामीटर्स ने, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ पैरामीटर्स ਨੂੰ डिस्कस करांगे। देखिए, पहली बात तो ये अगर कोई मार्केट में ऐसा बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं मिल रहा है, वो 100% रॉन्ग है। राइट, स्टूडेंट्स को वीजा मिल रहा है, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीजा मिल रहा है। पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए जो फेक डॉक्यूमेंट पे, तो इसलिए थोड़ी सी हाई कमीशन ने स्टिकनेस दिखाई है। यहाँ पे एक चीज और बात समझनी होगी कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो भी हैं उनका असेसमेंट लेवल इसी बात पर डिपेंड है कि वो जो बच्चे ले रहे हैं वो कितने जेन्युइन हैं। अगर बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अगर बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल डाउन चला जाता है। इसलिए वीजा एम्बेसी ने देना, बट उससे पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने अपना एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रखा है। तो हम यहाँ पे 10 टिप्स की बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना सीओई ले सकते हैं, और वही 10 टिप्स आपके काम आएंगे किस तरीके से आप अपना वीजा ले सकते हो। तो पहली बात, ये 10 टिप्स आपने बड़े ध्यान से सुनने हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी वीडियो होगी, लेकिन जिसने ये 10 टिप्स फॉलो कर लिए वीजा के चांसेस हाई है। पहली टिप्स है, एकेडमिक जो है स्टूडेंट्स के वो स्ट्रोंग होने चाहिए। यहाँ पे बच्चे ने 10th की है, 10th के बाद 12th की है, तो 10th और 12th दोनों में मेजर सब्जेक्ट जो भी हैं वो स्ट्रोंग, उनमें बच्चों के मार्क्स होने चाहिए। और 10th और 12th में 2 साल का ही गैप हो, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 10th में जो आपके पास बोर्ड था, कोशिश करें 12th में भी आपका वही बोर्ड हो। बच्चा क्या करता है, 10th में सीबीएसई ले लिया, 12th में स्टेट बोर्ड में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमेशा डाउट में ऐसे बच्चे को लेती है। यहाँ पे एक्सेप्शनल हो सकता है कि 12th में बच्चे के पास नियर बाई कोई बोर्ड ना हो, मतलब जो 10th में था वो एक्सेप्शनल हो सकता है। अगर बच्चा प्रूव करेगा तो पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा 12th के बाद बच्चे ने बैचलर जो की है, वो बैचलर भी रिलेवेंट होनी चाहिए। यहाँ बच्चा 12th नॉन मेडिकल करता है और इसके बाद बैचलर बीए कर लेता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब आपकी एजुकेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए, और मेजर सब्जेक्ट जो है उसमें आपकी परसेंटेज स्ट्रोंग होनी चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इनमें आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे, सब में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही कॉमर्स वाला बच्चा, ऐसा ही मेडिकल वाला, ऐसा ही सुपर मेडिकल वाला, ऐसे ही आर्ट्स वाला। अब आर्ट्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेजर सब्जेक्ट ही 2 होते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले लिया, इसके अलावा क्या नाम है, बच्चे ने जी कुछ फिजिकल एजुकेशन के साथ अपना क्या नाम है, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे म्यूजिक, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज बच्चा बढ़ा लेता है। ऐसा ना हो, आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स आर्ट्स में भी होने चाहिए। दूसरी बात, एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई बच्चे के पास है, एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे बच्चा मैथ ले लेता है, इकोनॉमिक्स ले लेता है, बच्चे को लगता है कि मैं एडिशनल सब्जेक्ट्स है, इसमें अगर मैं परसेंटेज कम भी ले लूं, या इसमें अपसेंट भी हो जाऊं, या इसमें फेल भी हो जाऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन तो मिल ही जाएगा। इंडिया में एडमिशन मिल जाएगा, बाहर में एडमिशन नहीं मिलेगा। एडिशनल सब्जेक्ट हमेशा मेजर सब्जेक्ट बन जाता है जब आप बाहर की बात करते हैं। तो पहली टिप्स, एकेडमिक शुड बी स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात आती है, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द एजुकेशन। इफ देयर इज एनी गैप, नीड जस्टिफिकेशन। गैप किसी भी कारण से हो सकता है।
आपने 12th की, 12th के बाद आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, ठीक है। आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है तो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास हो। आपने कोई मेडिकल इश्यू हुआ है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास हो। गैप जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। साथ साथ में अगर आपने बैचलर कर ली, बैचलर के बाद आपके पास 2-3 साल का गैप है जिसमें आपने जॉब कर ली, उसका भी प्रूफ होना चाहिए। मतलब गैप किसी भी कारण से है, चाहे वो मेडिकल के कारण से है, चाहे वो आपका जॉब के कारण से है, चाहे वो आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर आपने कोई मेडिकल इश्यूज है, तो हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका वीजा लगेगा। तो अगर खासकर मैं यहाँ पे बात करूंगा जिन बच्चों के पास जॉब है तो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं इस टाइप से, ठीक है, कोई जॉब को, तो वहां पे गैप जो आपका सैलरी है वो अकाउंट में आनी चाहिए, कैश नहीं चलेगी, ठीक है। और ITR होनी चाहिए एज पर द सैलरी। इसके अलावा कोई विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, कोई और आपका जो आपको ये शो कर सके कि आप उस जॉब में इन्वॉल्व थे, वो एविडेंस आपको देना पड़ेगा। तो गैप है तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। दूसरी टिप्स, तीसरी टिप्स है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री और इंग्लिश कंट्री में जाना है तो देयर आर 2 मीडियोकर टेस्ट, जिसमें आइल्स की बात कर लें या PT की बात कर लें, ठीक है। कुछ टाइम के लिए टफल इन्होंने सस्पेंड कर रखे, लेकिन आइल्स और PT है जो दोनों टेस्ट चलते हैं। तो इनमें आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप 12th पास है, बैचलर करने जा रहे हैं तो 6 ईच की रिक्वायरमेंट मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी होती है, कहीं 6 नो लेस देन 5.5 पे भी एडमिशन मिल जाएगा। मास्टर्स की बात करें तो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है। और नर्सिंग जैसे जो हेल्थ के कोर्सेज है, नर्सिंग जैसे कोर्स में 7 बैंड ईच भी चाहिए। तो नॉन इंग्लिश कंट्री में, इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आइदर PT आइदर आइल्स, इसमें स्कोर आपका एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी ना हो कि आपने आइल्स तो कर लिया, 7 बैंड ईच भी ले आए, लेकिन 2 साल लगा दिए, तो वो नहीं चलेगा। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, ये इसका कोई कोर्स नहीं है, आप इसको 2-2 साल नहीं लगा सकते। जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको कंप्लीट करें ताकि अगले जो आपका इनटेक है उसमें आप टाइमली पहुंच पाए। फोर्थ, रिलेवेंट एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए आपको जाना होगा। आपके पास प्रीवियस जो भी एजुकेशन है या प्रीवियस जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड फर्दर प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। इफ यू आर 12th पास और डिप्लोमा होल्डर तो आप बैचलर के लिए जाएंगे। इफ यू आर 12th पास आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी कर सकते हैं, तो बट आई विल सजेस्ट हायर एजुकेशन डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री या बैचलर। हाँ, यस, किसी डिप्लोमा में भी आपका वीजा लग सकता है। इफ यू आर ग्रेजुएट, एक स्टेप नीचे नहीं आ सकते, कहो कि जी मैं डिप्लोमा कर लूं या दोबारा बैचलर कर लूं। यू हैव डन ऑलरेडी बैचलर, तो यू विल गो फॉर द मास्टर्स ओनली। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन और रिलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए। यहां आपने नॉन मेडिकल किया है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे। आप ऐसे नहीं कर सकते मैं होटल मैनेजमेंट कर लूं, ठीक है, नहीं चलेगा, या मैं नर्सिंग कर लूं। नो, नर्सिंग हेल्थ से रिलेटेड वही बच्चा कर सकता है जिसके पास पास्ट में प्रीवियस एजुकेशन में मेडिकल था। नॉन मेडिकल वाले इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम में जाएंगे। तो मतलब आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड फर्दर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रिलेवेंट एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कोई बच्चा ऐसा है जिसका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जॉब है, तो जॉब लास्ट में जो जॉब है उससे रिलेटेड फर्दर आप जा सकते हैं। यहाँ पे HR की जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप मास्टर्स HR में कर सकते हो। आप IT में जॉब कर रहे हो तो IT से रिलेटेड फर्दर जा सकते हो। फाइनेंस में आप यहाँ कहीं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे अकाउंट्स में है, चाहे बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे इकोनॉमिक्स कर सकते हो या फिर आगे क्या नाम है मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, इस टाइप के कोर्स कर सकते हो। तो मतलब जो पास्ट एजुकेशन या पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आप आगे जाएंगे। फिफ्थ टिप्स, फंड्स। एम्बेसी बोलती है यू आर कमिंग इन माई कंट्री फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, मीन आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए। तो वो देखना चाहते हैं फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, फर्स्ट ईयर की लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, इट शुड बी मोर देन 3 month ओल्ड, और प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन असेसेबल हो। ऐसा ना हो कि अकाउंट में एक बार डाल दिया फिर छोड़ दिया और उसके बाद कोई उसमें ट्रांजेक्शन ही नहीं की। तो मतलब
जेन्युइन असेसेबल का मतलब है कि अकाउंट में पैसा है तो कंटिन्यू वो यूज हो रहा है, आ रहा है, यूज हो रहा है, आ रहा है, यूज हो रहा है। तो ऐसा ना लगे कि एकदम कहीं से डाला है और उसके बाद उसको भूल गए। फंड शुड बी मोर देन 3 month ओल्ड। 6th टिप्स, एनुअल इनकम। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके पास एनुअल इनकम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप पढ़ने जा रहे हैं, बैचलर 3 ईयर की बैचलर है, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं 2 ईयर की मास्टर्स है, तो एम्बेसी को लगना चाहिए कि भाई आप फाइनेंशियल साउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो पता लगता है आपके पेरेंट्स, आपके स्पॉन्सर्स की एनुअल इनकम से। एनुअल इनकम का मतलब है जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मैटरनल पेरेंट्स, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन से, उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग आईटीआर होनी चाहिए। यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आईटीआर है ही नहीं, है तो एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स एग्जेम्प्ट भर रहे हैं, मतलब 7 लाख से नीचे, 5 लाख से नीचे भर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो एनुअल इनकम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसी पे डिपेंड करता है कि भाई आप स्टडी कंप्लीट करने के लिए वहां जा रहे हैं, आपकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड है, बिकॉज वो पता लग रहा है आपकी आईटीआर से, आपके स्पॉन्सर की आईटीआर से। आईटीआर ही 5 लाख की है, 30 लाख कहां से लगाओगे? नेक्स्ट ईयर की फीस कहां से निकालोगे? उससे नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे निकालोगे? तो मतलब स्ट्रॉन्ग इनकम होनी चाहिए, उससे आपको वीजा लेने में परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट टिप्स है डीप रिसर्च। 7th नंबर, why Australia, why particular this course content, outcome if this same course is available in India, then why going to Australia? ठीक है, मतलब पर्सनल सर्कमस्टांसिस वो कौन कौन से हैं जिस कारण से आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उनको ये भी होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू विल कम बैक टू इंडिया। तो आपके डीप रिसर्च 300 वर्ड से ज्यादा आप नहीं लिख सकते, उसमें आपको बताना पड़ेगा फ्यूचर आउटकम क्या है। कोर्स इंडिया में अवेलेबल है, स्टिल यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो आपको जस्टिफाई करना ही होगा और बताना होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी इंडिया में या रेस्ट किसी और कंट्री में एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया किस टाइप की आपको जॉब मिलेगी, किस कंपनी में जॉब मिलेगी, कितनी आपकी सैलरी होगी, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने डीप रिसर्च के थ्रू एसओपी में मेंशन करनी है। नेक्स्ट 8th नंबर, आपकी इंटेंशन वहां परमानेंट रेजिडेंसी की नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ाई कंप्लीट करके आप वापस आएंगे। तो अगेन ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट पास्ट में बताए हैं, ये सबसे पता लगेगा कि आप वहां पढ़ने जा रहे हैं या सेटल होने जा रहे हैं। 9th, इमिग्रेशन हिस्ट्री। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, इससे पहले तो कभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं किया, वीजा लगा या रिफ्यूज हो गया? रिफ्यूज हुआ, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट तो नहीं था। ऑस्ट्रेलिया चले भी गए, किस वीजा पे गए? टूरिस्ट पे गए। टूरिस्ट पे गए तो क्या टाइमली वापस आए? स्टडी पे गए तो स्टडी कोई अच्छी स्टडी की आपने? क्या ऐसा तो नहीं कि आपने वहां पहले पीआर के लिए अप्लाई किया हो, किसी अदर कंट्री में आपने अप्लाई किया नहीं किया? वीजा लगा नहीं लगा? वीजा लगा तो क्या आपने रूल रेगुलेशन सारे फॉलो किए नहीं किए? आप टाइमली वापस आए या नहीं आए? इंडिया में थे तो इंडिया में आपकी क्या स्टोरी है? इंडिया में कोई आप क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड तो नहीं है? ये सारी की सारी चीज आती है इमिग्रेशन हिस्ट्री। लास्ट 10वां टिप्स है जी, एजेंट सिलेक्शन। एजेंट सिलेक्शन आपको, मतलब जितना अच्छा एजेंट होगा उतने हाई चांसेस होंगे आपका वीजा लगेगा। जो एजेंट है, पहली बात तो वो कंसल्टेंट जो भी है वो कंसल्टेंट क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके डायरेक्ट आईएफ्स हो, उसकी प्रोफेशनल बॉडी जो भी है उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन हो। जैसे अगर हम बात करें वेस्टर्न ओवरसीज की, तो आई एम द एरी मेंबर। एरी इज द एसोसिएशन जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। हमने तो हाई कमीशन को लिख के दे रखा है, जो भी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट का आएगा डबल क्रॉस चेक करेंगे। तो मतलब फाइल वो लगेगी जो बच्चा ऑथराइज्ड, जो स्टूडेंट जेन्युइन होगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन लॉयर, हम मेलबर्न में ऑफिस है तो लॉ की स्टडी की है, तो हम तो वही स्टूडेंट लेंगे जिस स्टूडेंट का हम वीजा लगवा सकते हैं। मतलब कोई फेक डॉक्यूमेंट के साथ आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। तो एजेंट सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। एक एजेंट जो आपको पैकेज में डील करता है, एक एजेंट जो कहता है जी आओ मैं करूंगा सब कुछ, ठीक है, वो आपके करियर के साथ खेल रहा है। ठीक है, ऐसा एजेंट डोजी स्टूडेंट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डोजी के चक्कर में अच्छे बच्चे का भी भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि ऐसे कंसल्टेंट ऑलरेडी हाई कमीशन की रेड लिस्ट में है।
ठीक है। हाई अलर्ट है उन अगर पे। वो 10 को अप्लाई करते हैं, एक का वीजा लग भी जी। जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं तो है। these are the- स्टूडेंट खराब हो गया जी, genuine। दीज आर द 10 टिप्स, जो भी बच्चा ये 10 टिप्स फॉलो करेगा उसका वीजा लग के हाई चांसेस होंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करने जी। ਲਈ और ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ थैंक यू ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। थैंक यू। ਸੋ 10 ਟਿਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 10 ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।